पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एसे का इंट्रोडक्शन कैसे करना है। ठीक है, मैंने यह भी तरीका बताया था कि कैसे हमारे जो मेंस के स्टूडेंट्स हैं जो लगातार मेंस दे रहे हैं वो भी अगर मेरे साथ अपना एसे लिख रहे हैं तो वो एसे इंट्रोडक्शन में क्या गलतियां कर रहे थे। अब उनमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी थी कि सर जब हम बॉडी पार्ट के कंटेंट लिखने लगते हैं तो एक दो पेज लिखते लिखते सारे कंटेंट समाप्त हो जाते हैं। अब उसके आगे लिखने को कुछ समझ में ही नहीं आता कि कहां से लिखे। मुझे पता है कि ये सिर्फ जो मेंस दे रहे स्टूडेंट सिर्फ उन्हीं की समस्या नहीं है, आप लोगों की भी समस्या है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने वाले हम लोग कि जब ऐसे लिख रहे हैं तो किसी भी फिलोसफिकल ऐसे के लिए, यूपीएससी के ऐसे के लिए हमारे पास बॉडी पार्ट का कंटेंट कहां से आए और कैसे हम किसी भी ऐसे को लिख लें और हमारा कंटेंट खत्म ना हो। तो चलिए बिना कोई देरी की शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो 2023 में यूपीएससी ने ऐसे पूछा था, इसी में से एक ऐसे लेकर के और इसके बॉडी पार्ट के कंटेंट फ्रेमिंग को बस जानेंगे कि कंटेंट आएगा कहां से। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कंटेंट फ्रेमिंग पर। देखिए, बॉडी पार्ट का जो कंटेंट होता है उसको लिखने के अब तक जो स्टूडेंट्स लिखते हैं, जिन्होंने भी अपने ऐसे को बहुत अच्छा लिखा है, जो मेंस में सेलेक्ट हुए हैं और जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आते हैं, वैसे स्टूडेंट्स का भी जो अप्रोच होता है वो यूजुअली दो तरीके से बॉडी पार्ट का कंटेंट स्टूडेंट्स लिखते हैं। पहला, एक कहते हैं हम लोग बॉटम टू टॉप अप्रोच, ठीक है, और दूसरा कहते हैं सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। ठीक है, इसी को कहीं कहीं पर 360 डिग्री अप्रोच भी कहा जाता है। अब ये होता क्या है जानते हैं, क्योंकि जब हम कंटेंट लिखने लगते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम कंटेंट लाए कहां से। ठीक है, सबसे पहले आता है बॉटम टू टॉप अप्रोच क्या होता है। तो बॉटम टू टॉप अप्रोच को हेडिंग बना लेते हैं। बॉटम टू टॉप अप्रोच, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले समाज के सबसे पहली इकाई, समाज की जो सबसे पहली इकाई होती है वह क्या होता है? समाज की सबसे पहली इकाई होती है व्यक्ति की, पर्सन। ठीक है, दूसरी इकाई क्या होती है? व्यक्ति के बाद परिवार। ठीक है, परिवार के बाद तीसरी इकाई क्या होती है? समाज। ठीक है, समाज में भी बहुत सारी इकाइयां होती हैं। जैसे समाज में ही जब हम आते हैं तो समाज में हमें शिक्षा, ठीक है, उसके साथ सामाजिक संबंध, ठीक है, उसके बाद समाज में ही हम लिंग भेद जानते हैं, लिंग भेद समझते हैं। ठीक है, समाज में ही हम कमजोर वर्गों के प्रति, कमजोर वर्गों के प्रति संबंध समझते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समाज में ये आ गया। समाज के बाद चौथी इकाई क्या है? चौथी इकाई है राज्य। ठीक है, चौथी इकाई राज्य हो गई। उससे बड़ी जो इकाई होती है वो पांचवी इकाई होती है राष्ट्र। ठीक है, और छठी इकाई होती है अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच। अब जैसे इसमें होता क्या है इसको देखते हैं। अब सबसे पहले वही जो एक ऐसे है 2023 का उसी को लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला ऐसे है, वही पहला ऐसे ही देख लेते हैं कि चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक विरोधी पक्ष ना हो। ठीक है, अब इसको हम इस बॉटम टॉप अप्रोच में कैसे लाएंगे, यहां पर कैसे लाएंगे? तो हमने क्या किया, चिंतन एक तरह का
खेल है और जब तक विरोधी पक्ष ना हो, जब तक विरोधी पक्ष ना हो, चिंतन एक तरह का खेल है, प्रारंभ नहीं होता, प्रारंभ नहीं होता जब तक विरोधी पक्ष ना हो। ठीक है, अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इससे पहले वाली इकाई क्या है, सबसे पहले व्यक्ति के संदर्भ में। तो सबसे पहले व्यक्ति के संदर्भ में देखेंगे कि व्यक्ति के संदर्भ में चिंतन क्या है। ठीक है, व्यक्ति के संदर्भ में। अब इसमें हम क्या करेंगे कि चिंतन एक तरह का खेल है, तब तक नहीं होता है जब तक विरोधी पक्ष ना हो। तो किसी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, समाज का कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हमें कोई याद हो, कोई घटना याद हो। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई घटना, मुझे एक घटना याद आ रही है चाणक्य के बारे में। ठीक है, चाणक्य क्या है, चाणक्य एक व्यक्ति है। ठीक है, चिंतन तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक विरोधी पक्ष ना हो। चाणक्य एक व्यक्ति थे। ये क्या हुआ, पाटलिपुत्रा में इन्होंने सुना था कि घनानंद एक राजा है जो मगध का नरेश है, और वह क्या करता है, विद्वानों की सभा आयोजित करता है। यह भी इसी भाव से पहुंचे कि चलो विद्वानों की परिचर्चा सुनने को मिलेगी। पाटलिपुत्रा पहुंच गए। जब पाटलिपुत्रा पहुंचे तो वहां पर देखा कि घनानंद क्या कर रहा है, विद्वानों को बुला करके उनका अपमान कर रहा है। घनानंद ने चाणक्य का भी अपमान किया। चाणक्य ने क्या किया, वहां से अपमानित होकर के निकले और फिर उसके बाद चिंतन शुरू किया। ठीक है, और एक बालक को पकड़ करके उसको राजनीति, अर्थव्यवस्था, युद्ध कौशल, कूटनीति, इन सब की शिक्षा दी, और उनके साथ मिलकर के उस बालक ने क्या किया, विशाल मगध साम्राज्य को तहस नहस करके और वहां पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य ने क्या कभी इस घटना से पहले, पाटलिपुत्र जाने से पहले कभी सोचा था कि वो पाटलिपुत्रा को समाप्त करेंगे और वहां पर एक नया राजवंश स्थापित करवाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। तो उनके दिमाग में यह चिंतन कब शुरू हुआ, जब विरोधी पक्ष आया, जब उनका अपमान हुआ। तो व्यक्ति का विरोधी पक्ष क्या बना, उनका अपमान। न्यूटन एक सामान्य रूप से घूमता होगा, रोज सेब गिरते हुए, रोज पेड़ से कुछ गिरते हुए देखता होगा। सिर्फ उसी ने नहीं, बहुतों ने भी देखा होगा, लेकिन उसके दिमाग में कोई चिंतन नहीं आया। अचानक से एक दिन एक सेब उसके सर पे गिरा। जब तक सर पर नहीं गिरा था तब तक वह इस बारे में सोच ही नहीं रहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है। लेकिन जैसे ही सर पर गिरा, क्या हुआ, एक विरोधी पक्ष उपस्थित हुआ कि यह हुआ तो क्यों हुआ। तो जब तक कोई घटना नहीं होती थी तब तक उसके बारे में व्यक्ति चिंतन करना शुरू नहीं करता है। यह बात हमें चाणक्य के संदर्भ में देखा। ठीक है, उसी तरीके से आप न्यूटन के संदर्भ में देख लीजिए, किसी भी संदर्भ में देख लीजिए। तो पहला हुआ व्यक्ति के संदर्भ में। तो एक व्यक्ति का एग्जांपल लेकर के और फिर हम क्या करेंगे, इस एसे का कंटेक्स्ट पूरा करेंगे। दूसरा इकाई क्या है, दूसरा इकाई है परिवार। ठीक है, अब किसी परिवार के संदर्भ में सोचेंगे। परिवार में ऐसा क्या है कि एक तरह का खेल है परिवार के संदर्भ में, जब तक विरोधी पक्ष ना हो परिवार ने कुछ नहीं सोचा। ठीक है, तो क्या है भाई, तो परिवार में आज लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लड़कियों को भी समाज में मुख्य धारा में आकर के परिवार चाह रहा है कि उनकी बेटियां भी पढ़ करके मुख्य धारा से जुड़े। लेकिन जब हम ब्रिटिश शासनकाल के दौर में आते हैं तो इस दौर में बालिकाओं को शिक्षा के लिए बहुत कुछ अवसर नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं था, है ना। तो हुआ कब, समाज सुधारक के रूप में एक विरोधी पक्ष आया। ठीक है,
समाज सुधारकों के भी दिमाग में विरोधी पक्ष के रूप में क्या आया? ब्रिटिश एजुकेशन मॉडल आया। उसने बताया कि महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार है। तो समाज सुधार के रूप में समाज में क्या आया? एक विरोधी पक्ष आया और उसने कहा कि लड़कियों को पढ़ाओ। तब जाकर के समाज के लोगों ने सोचना शुरू किया कि अच्छा, लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है क्या? तो क्या हो गया? चिंतन शुरू हो गया, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। विरोधी पक्ष आया तो परिवार में क्या हो गया? परिवार में बालिका शिक्षा शुरू हो गया। ठीक है, उसी प्रकार परिवार से आगे बढ़ते हैं तो अगली इकाई क्या है? तीसरी इकाई क्या है? समाज। समाज में चिंतन जब तक विरोधी पक्ष ना हो। समाज में सती प्रथा थी, ठीक है, लंबे समय से चली आ रही थी। राजा राम मोहन राय पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि राजा राम मोहन राय क्या देख रहे थे? उनकी खुद की भाभी शहीद हो रही हैं। जब खुद की भावनाओं पर चोट लगी, अपनी भाभी को जब शहीद होते देखा, जलते हुए देखा, सती होते देखा, तो चोट लगी, विरोधी पक्ष आया। तो क्या हुआ? राजा राम मोहन राय ने इसके लिए प्रयास करना शुरू किया, समाज को बताना शुरू किया। समाज ने इन बातों को सुनना, चिंतन करना शुरू कर दिया। तो समाज ने कब चिंतन किया? जब एक विरोधी पक्ष आया। चौथा, समाज में भी बहुत सारी इकाइयां हैं। जैसे समाज में आप शिक्षा के संदर्भ में बात कर सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बहुत सारी चुनौतियां हैं। उसमें नई शिक्षा नीति कब लाई गई? जब हमने महसूस किया कि हमारे सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है। जब सामाजिक मूल्यों का पतन हमने देखा तो फिर हमने क्या किया? चिंतन शुरू किया। विरोधी पक्ष आया, हमने चिंतन शुरू किया। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया गया? नई एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया मोरल एजुकेशन। ठीक है, यूपीएससी में, यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीएससी के सिलेबस में 2014 में एथिक्स शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? जब देखा गया कि यूपीएससी में जो सिविल सर्वेंट भर्ती हो रहे हैं उनमें इथिकल स्तर बहुत निम्न है। तो जब इथिकल स्तर निम्न है तो क्या किया जाए? चिंतन किया गया, और चिंतन करके क्या किया गया? नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया, एथिक्स को शामिल किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से सामाजिक संबंधों में, समाज में सामाजिक भेद है, लिंग भेद के संदर्भ में, ठीक है, कमजोर वर्गों के प्रति संबंध में। कमजोर वर्गों का मतलब है किसान, मजदूर, दलित, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग, इनके संदर्भ में। तो इनके संदर्भ में नीति बननी कब शुरू हुई? जब इनके साथ कोई घटना हुई। तो जब इनके साथ कोई घटना हुई, महिलाओं के साथ, आज पूरा देश, अभी कोलकाता में बच्ची के साथ रेप की घटना हुई, यह दुर्दांत अपराध होता है। तो क्या हुआ? समाज जग गया। समाज सोया हुआ था। निर्भया कांड से पहले महिलाओं को लेकर के बड़े स्तर पर ऐसे जागरूक कानून नहीं बन रहे थे, लोग भी उतने जागरूक नहीं थे। लेकिन निर्भया कांड में एक बच्ची के साथ बर्बरता हुई तो क्या आया? विरोधी पक्ष आया। विरोधी पक्ष आया, समाज ने क्या किया? तुरंत समाज ने क्या किया? महिलाओं को लेकर के जागरूकता फैलानी शुरू की। सरकार ने भी वर्मा समिति की स्थापना की और तुरंत कमिटी बना करके महिलाओं के अधिकार के संदर्भ में कानून बनाए गए। तो जब तक विरोधी पक्ष ना हो, चिंतन प्रारंभ नहीं होता। तो विरोधी पक्ष समाज से आता है। फिर राज्य, ठीक है, राज्य के संदर्भ में क्या है? नीति आयोग का मॉडल है। नीति आयोग कहता है कि राज्यों में कंपटीशन करवाओ। तो जब कंपटीशन होने लगा तो क्या हुआ? दूसरे राज्य को लगा कि हम पिछड़ रहे हैं, तो अपने राज्य में कुछ सुधार करो। तो यह कॉम्पिटिटिव मॉडल आया और राज्यों में सुधार की भावना आगे बढ़ी। विरोधी पक्ष आया। इसी तरीके से राष्ट्र के संदर्भ में भारत एज ए नेशन बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रहा था, राष्ट्रवाद की चुनौती से जूझ रहा था। जब हमने देखा कि हमारे यहां अलगाववादी तत्व मजबूत हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो विरोधी पक्ष आया। तब राज्य ने क्या किया? उन अलगाववादियों के खिलाफ कठोर एक्शन लेना शुरू किया। तो जब तक विरोधी पक्ष नहीं आता है तब तक चिंतन शुरू नहीं होता है। उसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में,
अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या है कि यूनाइटेड नेशन आज लगभग निष्फल होने जा रहा है। किसी भी बड़े मुद्दे पर देखें तो न तो वो रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ सफल हो पाया, न ही इजराइल और हमास युद्ध में सफल हो पाया। तो यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता जब दांव पर लगने लगी तो बड़े स्तर पर यूनाइटेड नेशन में सुधार की चर्चा होने लगी। ठीक है, तो एक मॉडल ये है बॉटम टू टॉप अप्रोच। दूसरा मॉडल है जो हमने अभी डिस्कस किया, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। ठीक है, इसी को हम 360 डिग्री अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम जैसे जब आप यूपीएससी का सिलेबस पढ़ रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहला जीएस पेपर 1 में क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है, फिर इंडियन सोसाइटी है, फिर जियोग्राफी है, फिर जियोग्राफी के बाद पेपर 2 में पॉलिटी है, फिर क्या है, सोशल जस्टिस है, फिर क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन है, फिर पेपर 3 में आते हैं तो क्या है, इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, फिर क्या है, इन्वायरमेंट है, फिर क्या है, एग्रीकल्चर है, फिर इंटरनल सिक्योरिटी है, फिर क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन है, और 11वां में क्या है, इथिक्स है, नैतिकता है। ठीक है, तो इतने सारे डायमेंशन मिल गए। किसी भी एक घटना को इतने सारे डायमेंशन में जब आप एक्सप्लेन करेंगे कि उसका ऐतिहासिक पक्ष क्या है, सामाजिक वर्तमान समाज में उसकी क्या भूमिका है, भूगोल के संदर्भ में क्या भूमिका है, राजनीति के संदर्भ में, तो ऐसे ही इन सारे सेगमेंट में आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं, क्योंकि ये क्या है, 11 टॉपिक नहीं बल्कि 12 टॉपिक हैं, तो 12 पैराग्राफ के लिए आपको कंटेंट मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन वही है कि चिंतन तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक विरोधी पक्ष न हो। ठीक है, तो इतिहास में ऐसी कोई घटना देखेंगे, क्या ऐतिहासिक संदर्भ में सही है, फिर देखेंगे कि वर्तमान समाज में ऐसी कोई घटना हुई है क्या, वर्तमान समाज के संदर्भ में, फिर हम देखेंगे ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में। तो जब देखेंगे कि हमारे यहां इंडियन ओशन में लगातार चक्रवात आते हैं और चक्रवात के आने से क्या होता है, बड़े स्तर पर जनधन की हानि होती है, तो जब जनधन की हानि होने लगी तो मनुष्य ने चिंतन करना शुरू किया। फिर चक्रवातों की दिशा निर्धारण करने के लिए नए नए खोज किए जाने लगे। आज हम चक्रवातों की दिशा मापने में सफल हुए हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद राजनीति में क्या हुआ, राजनीति में महिलाओं को पर्याप्त रूप से अधिकार नहीं था, राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं था, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं था, समाज पतनशील हो रहा था, बहुत सारी चुनौतियां आ रही थी। फिर हमने क्या किया, जब चुनौतियां थी तो हमने सोचना शुरू किया कि महिलाओं की स्थिति कैसे सुदृढ़ किया जाए। तो सुदृढ़ किया जाए तो चलो राजनीतिक भागीदारी दो, तो 73वां संविधान संशोधन करके हमने उनको पंचायत में दिया, और अभी 106वां संविधान संशोधन करके सांसद और राज्य विधायिका में दिया। तो इसी तरीके से पॉलिटी के बाद फिर उसके बाद आ जाएंगे कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के संदर्भ में, कमजोर वर्गों के संदर्भ में। तो ऐसे करके कंटेक्स्ट को आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब आपके पास, मुझे उम्मीद है कि कंटेंट लिखने के लिए कमी नहीं होगी, चाहे ऐसे कोई भी हो। एक बार आप इसको ट्राई करिए कि किसी भी टॉपिक को लेकर के, ठीक है, और एक बॉटम टू टॉप अप्रोच और दूसरा सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, तो दोनों को सेपरेट अलग अलग भी डिस्कस कर सकते हैं और कंबाइंड रूप से भी दोनों को मिलाकर के आप डिस्कस कर सकते हैं। और इस तरीके से अब आपके पास कंटेंट की कमी बॉडी पार्ट के लिए नहीं होगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारा इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और साथ ही इसके बाद एक और वीडियो कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है उसका भी वीडियो मैं जल्दी ही आप लोगों को लेकर के आऊंगा। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए